वेलकम टू द लीगल लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एफआईआर क्या होता है। एफआईआर एक रिपोर्ट होती है जो कि कोई भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। देखिए दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, छोटा मोटा जो केस होता है, जैसे कि किसी में लड़ाई होना, किसी को थप्पड़ मारना, या कुछ भी छोटा मोटा फ़ोन आपका चोरी हो जाना, आपकी कोई सामान मतलब आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाना, तो ये सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि संज्ञेय अपराध होते हैं, जो कि बहुत बड़े अपराध होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, और कई सारे जितने भी लूट दंगा, ये सब जितने भी हैं, ये सब बड़े जो संज्ञेय अपराध है जिसको कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाती है, जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। पुलिस वाले भी उसमें आराम से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से होते हैं, सीआरपीसी में सारे जो ऑफेंसेस हैं वो लिखे गए हैं, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये चीज़ है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, उसमें 154 में जो इन्फॉर्मेंट होता है, मतलब जो कि शिकायत दर्ज कर रहा है, वो पुलिस थाने, जो उसके क्षेत्र का पुलिस थाना रहता है, वहाँ जाता है, वहाँ शिकायत दर्ज करता है। और पुलिस वाला जब वहाँ का जो ऑफिसर ड्यूटी इंचार्ज रहता है, वहाँ का जो ऑफिसर रहता है, उसके लिए मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि वो चार्ज करे, मतलब वो रिपोर्ट फाइल करे, जो कि इन्फॉर्मेंट उसके पास इन्फॉर्मेशन लेके आया, उसी को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब देखिए ये जो एफआईआर का जो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या है कि जल्द से जल्द जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, वो स्टार्ट की जाए। और जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है इन्फॉर्मेंट ने, तो उसके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द एविडेंस इकट्ठा हो और उसकी सुनवाई शुरू हो। ठीक है, और उसको जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए। तो एक तो एफआईआर का ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये भी है कि जो ऑफेंडर है, मतलब जो ऑफेंडर है वो ऑफेंस करके कहीं भाग ना गया हो, तो उसको ट्रेस करने में भी बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द एफआईआर लिखी जाए और उसको ट्रेस किया जाए, और जितने भी एविडेंस हैं उसको इकट्ठा की जाए। अब देखिए नॉन कॉग्निजेबल में मैंने आपको बताया कि एफआईआर लॉज नहीं होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है उसमें। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल में लॉज होती है। अब देखिए सेक्शन 154 में 3 सब क्लॉज हैं। फर्स्ट मैं आपको लाइन बाय लाइन सब पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या सीआरपीसी के सब सेक्शन 1, 2, 3 तीनों में क्या दिया गया है। अब देखिए 1 में दिया है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, इफ़ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर वो ओरली दिया जा रहा है ऑफिसर इंचार्ज को जो कि पुलिस स्टेशन में है, तो वो जो पुलिस स्टेशन का जो चार्ज है वो उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में। मतलब जो इन्फॉर्मेंट अगर ज़बानी कह रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर उसको राइटिंग में लिखेगा खुद से, और या तो वो किसी से लिखवाएगा अंडर हिज डायरेक्शन। और इन्फॉर्मेंट का ये राइट है कि वो पुलिस ऑफिसर से कह सकता है कि आप मुझको ये पढ़ के सुनाएं। मतलब इसमें लिखा है बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन, और जो कुछ भी वो इन्फॉर्मेशन है, वो पुलिस ऑफिसर राइट करेगा एक ऐसे रजिस्टर में, मतलब जो कि जिसमें कि एफआईआर नंबर और उसका ईयर लिखा रहता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट उसको जैसे भी प्रिस्क्राइब करे, उसको वैसे उस पुलिस ऑफिसर को वैसे ही एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिस रजिस्टर में एफआईआर का जो कि इंफॉर्मेशन है, उसका जो उसका जो सब्सटेंस है, जो मेन सब्सटेंस है कि कहाँ हुआ, क्या अपराध हुआ, किस जगह हुआ, तो वो उसको नोट डाउन करना रहेगा उस पुलिस ऑफिसर का। अगर मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे के ख़िलाफ़ अगर एफआईआर है कि जो बहुत बड़ा बाहुबली है, डॉन है वहाँ उस एरिए का, और वो एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहा है, तो आप बाय पोस्ट, बाय राइटिंग
आप जो आपकी रिपोर्ट जो है, जो एफआईआर है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो उस ज़िले का है, उस डिस्ट्रिक्ट का है, उसको आप भेज सकते हैं। तो ये सबसेक्शन 3 में है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजने वाली चीज़ है, ये सबसेक्शन 3 में है, अगर जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो आपके एफआईआर नहीं लिख रहा है। तो ये आपको, और ये भी है कि आपसे साइन मिलेगा, है ना, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिवन इट, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी साइन भी होनी चाहिए रिपोर्ट पे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ के मतलब उसका, देखिए राइट तो है इन्फॉर्मेंट का कि वो कह सके कि पढ़ के सुनाइए साइन वाइन, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, साइन भी मैंडेटरी नहीं है, सुनाना भी, पढ़ के सुनाना भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड स्लाइड पे देखिए, जब 2012 का क्रिमिनल, जब निर्भया केस हुआ था, तो उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया था। तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए, जैसे कि रेप को लेके, जो लड़कियों के अगेंस्ट जो छेड़खानी होती है, जो कि मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है, एसिड अटैक होता है, उसको कई सारे अमेंडमेंट किए गए इंडियन पीनल कोड में, है ना। तो सीआरपीसी में भी ये किया गया। अब इसमें क्या डाला गया कि जो भी महिला से रिलेटेड जो कि अपराध होंगे, जैसे कि सेक्शन 375 सी बी और ये सारे जितने भी हैं रेप से मामले हैं, सेक्शन 509 जितने भी इंडियन पीनल कोड के मामले हैं जो कि कॉग्निजेबल हैं, जो कि अगेंस्ट वुमेन हैं, तो अगेंस्ट वुमेन जितने भी संज्ञेय अपराध हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, या तो वो कमिट किए गए हों या तो अटेम्प्ट किया गया हो कमीशन का, तो उसको जो है वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, है ना। या तो कोई पुलिस ऑफिसर जो कि वुमेन हो, कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा, या तो कोई एनी वुमेन ऑफिसर द्वारा। मैं आपको सीआरपीसी की लैंग्वेज टू लैंग्वेज एकदम वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। या तो कोई और वुमेन ऑफिसर, या तो पुलिस ऑफिसर जो कि वुमेन हो उसके द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि वो पुलिस स्टेशन के आने की हालत में नहीं है, चाहे वो लड़की, मतलब कोई ऐसी लड़की है जिसका मान लीजिए ऐसा रेप हुआ है कि वो पुलिस थाने की आने में हालत नहीं, तो उसके हिसाब से पुलिस वाले उसके पास जाएंगे, या तो उसके घर जाएंगे, या तो वो जहाँ एडमिट है उसके पास जाके वो अगर बोलने की हालत में नहीं है तो उसके रिलेटिव से या उससे उसके पेरेंट्स से जिससे भी वो एफआईआर लिखेंगे। लेकिन एफआईआर लिखना बहुत ज़रूरी है। आप सोच लीजिए, कोर्ट भी इसको बहुत अच्छा मानता है। अगर एफआईआर फ़ौरन लिख ली जाती है, प्रॉम्प्टली लिख जाती है, तो कोर्ट भी इसको मानता है कि हाँ, इसमें कोई भी मतलब कि फेर बदल नहीं की गई है। ऐसा बहुत बार होता है ना। सेक्शन 2, जो सब सेक्शन 2 है, वो नॉर्मल सी बात कह रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को एक कॉपी देना चाहिए। एफआईआर की 2 कॉपीज़ होती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पुलिस ऑफिसर अपने पास रखता है, और एक कॉपी जो कि इन्फॉर्मेंट है, जो कि शिकायत करने आया है, उसको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ऐसे नॉर्मल सा है। थर्ड, मैंने आपको बता दिया कि अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं लिख रहा है एफआईआर, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बाय राइटिंग, रिड्यूस्ड बाय राइटिंग और बाय पोस्ट करके भेज सकते हैं। और फिर अगर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, अगर उसे लगा कि ये जो मामला है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या तो वो किसी को ऑथराइज़ कर सकता है जो कि उसके सबॉर्डिनेट है। कोई भी उसका सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को वो ऑथराइज़ कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने को, और वो जो जिसको ऑथराइज़ करेगा उसके पास सारी पावर आ जाएंगी जो कि एक पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर इंचार्ज के पास होती हैं। तो वो ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा रहता है कि जिसमें कॉग्निजेबल भी हो जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी आ जाता है, और कॉग्निजेबल भी आ जाता है। तब इस केस में क्या है, इस केस में सेक्शन 155 क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों आ रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ही है, कॉग्निजेबल ही माना जाएगा, irrespective of the fact that other offenses are non cognizable। अगर बाकी का नॉन कॉग्निजेबल हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक भी कॉग्निजेबल हो तो मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए, एक मैं आपको केस देता हूँ। अब मान लीजिए किसी ने
ए ने बी का मर्डर कर दिया। मर्डर करते करते उसका फ़ोन भी चुरा लिया, उसकी गाड़ी भी चुरा ली और ये भी चुरा लिया। लेकिन ये जो साइड वाला जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन इसमें जो मर्डर है वो कॉग्निजेबल है, तो मर्डर ही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए लास्ट स्लाइड में ये है कि कहाँ पे एफआईआर कराना चाहिए। अरे एफआईआर कौन करा सकता है और कहाँ करानी चाहिए? देखिए एफआईआर आप अपने ज्यूरिसडिक्शन में जो आपका थाना है वहीं कराना चाहिए, लेकिन एक कंसेप्ट होता है ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो एफआईआर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। देखिए एफआईआर कोई भी करा सकता है, एनी पर्सन कैन बी फाइल्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि वो विक्टिम हो, मतलब जिसके खिलाफ वो अपराध हुआ हो वही हो, या फिर इंजर्ड पर्सन हो, या कोई आई विटनेस हो जिसने डायरेक्टली उस अपराध को होते हुए देखा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई भी पर्सन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को जाके दे सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना ज़रूरी है कि उसको फैक्ट का कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर है, मतलब कि कहाँ हुआ, क्या अपराध है, किस जगह हुआ, किसके खिलाफ हुआ, बस इतना अगर है तो वो जाके पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करा सकता है। कहाँ करा सकता है मैं आपको बता दें कि जो हर थाने का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है तो उसी में कराना पड़ता है। लेकिन ज़ीरो एफआईआर मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीरो एफआईआर ऐसा कंसेप्ट है कि मान लीजिए संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप अपने, मान लीजिए आप थाने के बाहर हैं, मतलब जो आप थाने के बाहर आप कहीं भी करा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, मान लीजिए मर्डर हुआ है, तो अब आप ये नहीं आप एफआईआर कराते टाइम ये नहीं देखें कि ये जो थाना है ये मेरे एरिया के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है, मतलब जहाँ पे रेप या मर्डर हुआ है उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है। मान लीजिए एक जगह ए है, एक जगह ए है, तो ए में रेप हुआ किसी का और आप एफआईआर करा रहे हैं डी प्लेस पे, तो आप डी प्लेस पे बिल्कुल करा सकते हैं एफआईआर। इसी को ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। लेकिन वो जो पुलिस थाना है, जो जहाँ कहीं आप और कराएंगे, तो वो जो एफआईआर का नंबर होता है वो नंबर नोट नहीं करेगा। उसके रजिस्टर में वो एक रजिस्टर होता है, उसमें एफआईआर नंबर और ईयर होता है, तो वो एफआईआर नंबर नोट नहीं करेगा, उसके आगे वो ज़ीरो लिख देगा, तो इसीलिए उसको ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। बाकी में देखिए एफआईआर जल्दी क्यों कहा गया है, ताकि कोई एविडेंस ना वो हो जाए, मतलब नष्ट हो जाए, इसलिए एफआईआर को जल्दी कहा गया है। इसलिए जो बाहर का थाना क्षेत्र रहेगा उसमें आप लिखवा सकते हैं कोई भी संज्ञेय मामला में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और उसको लिखना पड़ेगा। और फिर बाकी वो इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर लिख के उसको जो उसका ऑथराइज जो ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पे हुआ है ये जो एक्टिविटी जो ऑफेंस हुआ है वहाँ भेज सकता है। एफआईआर लिख के भी भेज सकता है, और थोड़ी जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ, वो भी लिख सकता है। लेकिन वो जो ज़ीरो एफआईआर वाला जो थाना है वो आपको सम्मन नहीं कर सकता, मतलब आपको थाना बुला नहीं सकता, नॉर्मल पूछताछ कर सकता है। फिर वो ये करके वो उसकी जो रिपोर्ट रहेगी एफआईआर की और इन्वेस्टिगेशन की जो स्टार्टिंग रिपोर्ट भी हो सकती है, तो उसको वो उसी थाना में भेज देगा जिस थाना में वो अपराध हुआ हो। तो ज़ीरो एफआईआर का यही मतलब मकसद है कि एफआईआर लॉन्च होने में देरी ना हो, कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी तो यहाँ पे हुआ, इतनी दूर जाना पड़ेगा। आपके नज़दीक जो भी थाना हो, जो भी पुलिस स्टेशन हो, आप वहाँ जाइए, एफआईआर कराइए, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है। तो आज फ़िलहाल के लिए इतना ही है एफआईआर से रिलेटेड। और तो कोई फैक्ट, और तो कोई कुछ बचा नहीं। मैंने आपको सीआरपीसी का भी बता दिया, सीआरपीसी का बता दिया, और भी अगर कोई रिलेटेड फैक्ट या केस लॉ रहेगा एफआईआर से रिलेटेड तो मैं आपको आगे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।